हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आरबीआई कहता है कि इस सीरीज में आज हम लोग आरबीआई की सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिव्यू हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आरबीआई की 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी जून फर्स्ट वीक में मीटिंग हुई थी। ठीक ना। 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एमपीसी बोलते हैं। आगे जहाँ जहाँ मैं एमपीसी बोलूँगा आप लोग समझिएगा कि वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात हो रही है। ठीक। तो अभी जो इनकी मीटिंग हुई थी, 6 सदस्यीय लोगों की ये कमेटी थी। और इसके हेड कौन थे? जो 6 सदस्यीय लोगों की कमेटी थी, इसके हेड आरबीआई के गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास जी थे। ठीक है। इन्हीं की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। और इसके बाद जो है ये मीटिंग जो हुई थी वो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज किया गया इसके बाद में। ठीक है ना। अभी जो ये एमपीसी की मीटिंग हुई थी जून के फर्स्ट वीक में, इस मीटिंग के बाद में जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, ठीक है ना, वित्त वर्ष 2022 के लिए दूसरा बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज किया गया आरबीआई के द्वारा। ठीक। और जो कुछ भी स्टेटमेंट जारी किया गया, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी चीज़ें जरूरी रहने वाली हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक ना। जो दूसरी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अभी मीटिंग हुई थी, रिव्यू उसका आया हुआ है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं उसको हम लोग जानेंगे यहाँ पर। और आप लोग कॉपी पेन वगैरह लेकर बैठिए। कुछ चीज़ें स्क्रीन पर लिखी हुई हैं, बाकी चीज़ें भी मैं बोल के बताऊंगा सारी चीज़ें, तो वो आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है। जो जरूरी लगेगा आप लोगों को, हालांकि यहाँ पर तो सब जरूरी चीज़ें ही पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग उसको नोट डाउन करिएगा। ठीक। तो सबसे पहले एग्जाम में यहाँ से एक नए क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। ठीक है। आरआरबी, पीओ और क्लर्क वगैरह में भी यहाँ से एक नए क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग लिख लो, इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। रेपो रेट कितना रहा? 4% है करंट में भी। ठीक। और ये जून का अपडेटेड है, मैं लिख दे रहा हूँ, जून 2021 तक अपडेटेड है। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ है, जो उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद ये सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं। ठीक है। चेंजेस तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो वही सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा ये आपके सामने, इसको आप लोग लिख लो। रेपो रेट कितना रहा? 4% रहेगा। रिवर्स रेपो रेट कितना है अभी करंट में? 3.35% रहेगा। एमएसएफ की अगर हम लोग बात करेंगे, एमएसएफ हमारा 4.25% है। बैंक रेट 4.25% रहेगा। सीआरआर हमारा 4% रहेगा। और एसएलआर जो हमारा वो 18% रहेगा। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से एक नया क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, इसको लिख लेना। अब ये रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, बैंक रेट, सीआरआर और ये एसएलआर, ये क्या होता है, ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता होगा उनके लिए एक वीडियो बाद में सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, जहाँ पर इन सारे टर्म्स के डेफिनेशन वगैरह हम लोग जान लेंगे, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। वैसे होपफुली मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम के लिए थोड़ा सा भी सीरियस हो तो बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी की एमपीसी की जो मीटिंग वगैरह हुई है, ठीक है, इसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए, क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो ये पॉलिसी रेट्स वगैरह आपके सामने हैं। दूसरी बात क्या हुई कि एमपीसी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की रियल जीडीपी 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है ना। इस एमपीसी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की रियल जीडीपी 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। और पहले यह अनुमान कितना था? पहले यह अनुमान 10.5% का था। 10.5% का था। जब अप्रैल में मीटिंग वगैरह हुई थी, अप्रैल में जब ये स्टेटमेंट जारी किया गया था एमपीसी का, तो उस टाइम पर ये 10.5% रियल जीडीपी रहने का अनुमान था। और अब जो है जून में ये घटा दिया गया है, ये 9.5% रहने का अनुमान है। और जो 9.5% है, ये हमारा क्वार्टर 1 में कितना रहेगा? फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 में 18.5% रहने का अनुमान है। क्वार्टर 2 की बात करें अगर हम लोग, तो हमारा कितना रहने का अनुमान है? 9%, 7.9% रहने का अनुमान है। क्वार्टर 3 की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, क्वार्टर 3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 7.2% रहने का अनुमान है, 7.2%। ठीक है ना। और क्वार्टर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 6.6% रहने का अनुमान है। ये बात हो गई फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। ठीक है। ये क्वार्टरली आपको बता दिया गया और ये ओवरऑल बता दिया गया, पूरे साल कितना रहने का अनुमान है? 9.5%। पहले 10.5% रहने का अनुमान था। ठीक। दूसरी जो जरूरी बात है हम लोगों को जाननी है, सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर 2022, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन कितना रहने का अनुमान है? तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 5.1% रहने का अनुमान है। ठीक। और अभी एनएसओ का मतलब क्या हो जाएगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार इंडिया की रियल जीडीपी जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितनी होगी, ये आप लोगों को जून के फर्स्ट वीक में कमेंट करके बताया गया था। जो जून के फर्स्ट वीक में जो पढ़ाया था हम लोगों ने, वहाँ पर आप लोगों को बताया था।
जो जून फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो आया हुआ है वहाँ पर बताया गया था। तो ये आप लोग कमेंट कर बताओ कि एनएसओ के अनुसार इंडिया की रियल जीडीपी क्या रहने वाली है। ठीक, ये आप लोगों के लिए है। और जिन लोगों ने देखा हुआ, जिन लोगों ने जून फर्स्ट वीक का वीडियो नहीं देखा, आप लोग जाकर देखो, फिर आप लोग कमेंट करो। ठीक, और अभी और क्या क्या डिसीजंस लिए गए, क्या क्या स्टेटमेंट जारी किया गया। तो आरबीआई ने सिडबी के लिए 16,000 करोड़ रुपए का स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी का ऐलान किया हुआ है। ठीक, सिडबी के लिए, ठीक है, सिडबी के लिए 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए के एसएलएफ का ऐलान किया गया आरबीआई के द्वारा सिडबी के लिए। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और सिडबी का चेयरपर्सन कौन है, ये आप लोग कमेंट कर बता दो। ठीक, और क्या डिसीजन लिया गया यहाँ पर, और क्या स्टेटमेंट आया। और आरबीआई का जो स्टेटमेंट रहा, आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में ये बोला है कि एनपीसीआई का बल्क पेमेंट सिस्टम 1 अगस्त से 24/7 अवेलेबल रहेगा। ठीक, ये भी एमपीसी का स्टेटमेंट आया है। ठीक है, 24/7 का मतलब क्या हो जाएगा, 24 घंटे 7 दिन ये काम करेगा। कब से, ये डेट आप लोग याद रखो, 1 अगस्त 2021। ठीक ना, 1 अगस्त 2021। तो एनपीसीआई का जो बल्क पेमेंट सिस्टम है वो 1 अगस्त 2021 से 24/7 अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब एनपीसीआई का बल्क पेमेंट सिस्टम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका कुछ नाम तो होगा। तो उसका नाम है NACH, उसका नाम है NACH, ये शॉर्ट फॉर्म है। NACH का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये एनपीसीआई का बल्क पेमेंट सिस्टम है और यही जो है 1 अगस्त 2021 से 24/7 अवेलेबल रहेगा। ठीक, और क्या क्या डिसीजंस लिए गए। तो आरबीआई ने और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए आरबीआई ने अभी डायरेक्शंस जारी किया हुआ है। ठीक है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में सीडी बोलेंगे आगे। अभी हम लोग जब इसका एक्सप्लेनेशन और चीज़ों को जानेंगे तो जहाँ जहाँ पर सीडी बोला जाएगा आप लोग समझिएगा कि क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो। तो आरबीआई ने क्या किया कि अभी जो स्टेटमेंट जारी किया हुआ है उसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के लिए कुछ डायरेक्शंस जारी किए गए हैं। क्या क्या डायरेक्शंस जारी किए गए हैं इसको भी हम लोग जान लेते हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा सभी निवासी भारतीयों को ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जा सकेगा। फिर से सुन लो आप लोग, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, आरआरबीज, ठीक ना, रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक ना, एसएफबीज, इन्हीं के द्वारा रेजिडेंट इंडियन को, निवासी भारतीयों को ही जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जा सकेगा। ठीक है ना, 5 लाख रुपए के मिनिमम डिनोमिनेशन के साथ में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाएगा और 5 लाख के मल्टीपल में आगे कितना भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो इशू किया जा सकेगा। ठीक, ये अमाउंट भी याद रखो, 5 लाख। ठीक ना, 5 लाख रुपए के मिनिमम डिनोमिनेशन के साथ में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाएगा और आगे जो है 5 लाख के मल्टीपल में और भी ज़्यादा, मतलब जो है ये इसकी लिमिट हो जाएगी। मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी 5 लाख के मल्टीपल में आगे और भी ज़्यादा इशू किया जा सकता है। तो मिनिमम लिमिट जो है वो 5 लाख रहेगी और आगे 5 लाख के मल्टीपल में चलेगा। ठीक, और आरबीआई ने ये भी बोला है कि जो भी बैंकें हैं, आरबीआई ने बैंकों को ये भी बोला है कि लोन अगेंस्ट सीडी देने से मना कर दिया है। ठीक, लोन अगेंस्ट सीडी का मतलब हो जाएगा कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन नहीं दिया जाएगा। आरबीआई ने जो भी स्टेटमेंट जारी किया, एमपीसी की जो मीटिंग हुई इसके बाद जो स्टेटमेंट आया है उसमें आरबीआई ने ये बोला है कि जो भी बैंक्स हैं वो लोन अगेंस्ट सीडी नहीं देंगे जब तक कि आरबीआई के द्वारा कोई स्पेशल परमिशन ना दी गई हो। ठीक, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि आरबीआई स्पेशल परमिशन ना दे दे। ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने वाले बैंक जो हैं इसे दोबारा बाई बैक भी कर सकते हैं, दोबारा से खरीद सकते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने से पहले, मेरी बात फिर से सुनो आप लोग, जो भी बैंक जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेंगी वो बैंक इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को दोबारा बाई बैक कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा फिर से खरीद सकते हैं जिसको इशू किए रहेंगे। लेकिन ये तब खरीद सकते हैं जब मैच्योरिटी पीरियड खत्म ना हुआ रहे। मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने से पहले, सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू करने के बाद, ये दो चीज़ें हैं, ध्यान रखना। जो भी बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेंगी ये इसे दोबारा बाई बैक कर सकते हैं, दोबारा फिर से खरीद सकते हैं। कब? मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने से पहले, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने के 7 दिन के बाद ही खरीदना होगा। इसका मतलब आप समझो कि जब भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाएगा उसके 7 डेज के बाद में इसको खरीद सकते हैं। और कब तक खरीद सकते हैं? जब तक कि मैच्योरिटी पीरियड इसका खत्म ना हो जाए। ठीक,
अब ये जानो कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, ये बताओ आप लोग। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 7 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए होता है, 7 डेज से लेकर 1 ईयर तक, ठीक है। तो इसमें और आसान भाषा में समझ लेते हैं कि जो भी बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेंगे उस 7 दिन के बाद कभी भी 1 साल के भीतर इसको दोबारा बाई बैक कर सकते हैं, मतलब 7 दिन के बाद और 1 साल के भीतर इसको दोबारा बाई बैक किया जा सकता है, दोबारा फिर से खरीदा जा सकता है बैंक के द्वारा, ठीक। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो हम लोगों को जानना था। सबसे ज़्यादा जरूरी ये पॉलिसी रेट वगैरह थे। इसके बाद में 1-2 पॉइंट जो बताया कि सिडबी के लिए जो दिया गया है 16,000 का अमाउंट एलएफ दिया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के लिए जो डायरेक्शंस जारी की गई हैं, ठीक है ना, 5 लाख के मिनिमम डिनोमिनेशन में जो है ये सारी चीज़ें इशू की जाएंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो बताएगी यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अच्छा, यहाँ पर बात हुई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की, ठीक ना। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं, टी बिल्स क्या होता है ना, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। अगर आप लोग बैंकिंग के लिए थोड़ा सा भी सीरियस है तो आप लोगों को पता होगा। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा, तो उनको इस वीडियो में नहीं बनाएंगे, एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जो चीज़ें रह रही है ना, धीरे धीरे करके आप लोगों के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मिलते जाएंगे। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाएगा जहां पर आप लोगों को काफ़ी डीप में बताया जाएगा, ठीक है। और ये रेपो रेट वगैरह का भी मैंने बोला हुआ, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम पर आप लोगों को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनकी डेफिनेशन वगैरह बता दी जाएगी, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर वीडियो भी इसका भी मिलेगा, जिससे कि चीज़ें आप लोग समझ सकें। अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों की डेवलप रहेगी तो रट्टा बहुत ज़्यादा मारना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आरबीआई की जो भी एमपीसी की मीटिंग हुई थी उसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हमारे लिए जरूरी थी, तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को पसंद आएंगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।